हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वैसे तो इस चैनल पर मैं आप सबके बीपीएससी की तैयारी में आपकी हेल्प करती हूँ और घटना चक्र की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। लेकिन आईएएस की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि 25 मई को है, मैंने सोचा क्यों ना 10 दिनों की रिवीजन क्लासेस के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको मैं लेकर के आऊँ। तो इस क्रम में मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने एंशंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को देखा था और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, जो कि आज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद कल की जो वीडियो होगी वो पारिस्थितिकी के बारे में होगी, यानी कि इकोसिस्टम के बारे में होगी। तो कल की वीडियो पारिस्थितिकी के बारे में होगी और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को एंड कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि आईएएस के लिए तो हम बता ही नहीं सकते क्या इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस में एक के साथ ही एक ही क्वेश्चंस में कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे गांधी जी के बारे में, उनके आगमन के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो इसमें से राइट आंसर 1 और 2 दोनों होगा, क्योंकि बंगाल विभाजन जो कि कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को जिसकी घोषणा हुई थी, और प्रभावी कब से हुआ था, ये 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। कौन सा? बंगाल विभाजन। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार करने के साथ साथ विदेशी स्कूल, अदालत, उपाधियां, सरकारी नौकरियां, इन सब का बहिष्कार कर दिया गया था। मतलब स्वदेशी आंदोलन में ये था कि केवल हम अपने देश की चीज़ों को ही यूज़ में लाएंगे। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत एक अवयव के रूप में वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। साथ ही इसके द्वारा देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। सन 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई को, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विभाजन में ये तर्क दिया गया था कि जो बंगाल है, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी उस समय सम्मिलित थे, काफ़ी विस्तृत यानी बहुत बड़ा है और इसके प्रशासन को संभालना आसान नहीं है, ये तर्क दिया था। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? वो प्रशासनिक नहीं था, बल्कि लोगों को बांटना था। तो इस जो ये सोच थी, इसके बारे में हमारे कांग्रेसी नेता समझते थे अच्छे से, तो इसीलिए उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात किया। बंगाल को लॉर्ड कर्जन द्वारा 2 भागों में, पूर्वी बंगाल जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से, और पश्चिमी यानी वही वेस्ट बंगाल, ठीक है, में बांट दिया गया था। विभाजन के पीछे का मुख्य कारण था कि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और बंगाल के लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्या थी? राजनीतिक चेतना जागृत थी, जिसको कुचलने के लिए कर्जन ने लोगों को बेवकूफ़ बना करके, या कह सकते हैं कि प्रशासन का हवाला दे करके बंगाल विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये भी स्वदेशी आंदोलन का ही था, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए
स्वदेशी आंदोलन के मध्य ही जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उनकी वजह से ही कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल दो जो है वो आपस में बढ़ गए और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। विवाद का मुद्दा क्या था कि 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में गरमपंथियों द्वारा पारित कराए गए 4 प्रस्ताव थे। कौन कौन से? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से संबंधित था। तो हम बात कर लेते हैं नरम और गरम दल की। तो नरम दल यानी कि वो लोग जिनका मानना था कि हम सैद्धांतिक रूप से ही ये लड़ाई लड़ेंगे, और गरम दल वो थे जिनका मानना था कि नहीं, विनम्रता से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उग्रवादी, जैसा कि नाम ही है गरम, उग्रवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत है। तो जो नरम दल थे, इनके सदस्य थे दादा भाई नौरोजी थे, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। जबकि जो गरम दल के सदस्य थे, इनको लाल बाल पाल बोला जाता है, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेज़ों का भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त हुआ। दूसरा है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, या भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी, तब भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन था। विभाजन 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ, किंतु बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया था, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए ही कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले 2 भागों में बांटा और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई थी। इसी के विरोध में अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। अगले दिन दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ और उसमें वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली बना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो 1857 की क्रांति के बाद से महारानी विक्टोरिया ने 1858 में क्या उद्घोषणा की थी, उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। 1857 की क्रांति के तात्कालिक और दूरगामी रूप में कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए और उनका ही एक परिणाम था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या थीं? भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली जाए। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इसमें स्पष्ट किया गया कि भविष्य में कोई भी राज अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय नरेशों को यानी राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया। सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि 1857 की क्रांति ही ऐसा तत्कालिक कारण में माना जाता है कि चर्बी लगे हुए जो कारतूस थे उसके कारण हुए थे। तो ऐसा माना गया था कि इसमें सुअर या गाय की चर्बी है, तो जिससे कि क्योंकि जो हिंदू थे
वो गाय की चर्बी की वजह से उनकी धार्मिकता जो है वो प्रभावित हुई, और मुसलमानों की सूअर की चर्बी के नाम से। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब धार्मिक मामलों में तो नहीं पड़ना है और सामाजिक मामले में भी साथ ही साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों की संरचना और अनुपात में भी बदलाव किया गया। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, या भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से भारतीय क्रांतिकारी अमेरिका और कनाडा में जाकर के बस गए थे, और 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से बना एक दल था। गदर शब्द का अर्थ ही होता है विद्रोह, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्रांति लाना, जिसके लिए अंग्रेज़ों के नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। गदर पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का भी प्रकाशन किया था। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करना था। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना, या आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना ही इल्बर्ट बिल का प्रमुख प्रावधान था। लॉर्ड रिपन का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल 1880 से 84 था, और इसी समय 1883 में ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इस बिल के माध्यम से विधिक मामलों में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां प्रदान की गईं। इस बिल के द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकते थे। इस बिल का यूरोपीय लोगों ने संगठित होकर विरोध किया, जिसके कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा था, और इसी विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार की अध्यक्ष थी। तो पहला और तीसरा सही है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। वे वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थीं। वे कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला थीं। द्वितीय कौन थी? सरोजनी नायडू, या फिर कहें कि प्रथम भारतीय तो वो भी सरोजनी नायडू। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः मैडम ब्लासफिकी ने और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। तो यहाँ पर इन दोनों के नाम भी इम्पॉर्टेंट है, और कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क भी इम्पॉर्टेंट है। एनी बेसेंट इसकी दूसरी अध्यक्ष थी। मॉन्टेग्यू ने 1917 में उत्तरदायी शासन प्रदान करने वाली एक प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित की थी, और परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की फिर घोषणा की। इसके अलावा इन्होंने कॉमनवेल्थ नाम की साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। तो कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, यानी ऑप्शन ए।
भारत की बढ़ती निर्धनता की कीमत पर अपने को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के संसाधनों की निरंतर लूट को दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन की संज्ञा दी थी। उन्होंने 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया कि भारत का धन बाहर जाता है, फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में वापस आता है और अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है और इस तरह से ऋण का कुचक्र बन जाता है। और धन की निकासी का तात्पर्य क्या था कि भारतीय धन संपदा का विदेशों में गमन, यानी कि भारत की ही जो धन संपदा है वही विदेशों में जा रही है और बदले में भारत को मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि वही धन फिर आ रहा है, हम उसे कर्ज के रूप में ले रहे हैं और ब्याज भी चुका रहे हैं। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात धन के निकासन की प्रक्रिया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। किसके बीच हुआ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, गांधी जी के आगमन के पश्चात के राष्ट्रीय आंदोलन। तो कथन 1, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन 2 है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब इन कथनों के बारे में बताओ कि क्या दोनों कथन सही हैं, और अगर सही है तो क्या दूसरा कथन पहले की व्याख्या करता है? तो सही बात है, दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या करता है। हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यानी हैंडलूम डे। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को ही 1905 में मनाया गया था, उसी की स्मृति में ये दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया, या क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिका सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन यानी कैद से कैद में गाया गया गाना? तो ये यरवदा जेल पूरा में गांधी जी ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन बनाया। पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। या मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जनगण मन को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज, जिसको एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था, और इसकी धुन भी उसी समय बनाई गई थी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ये विवादित प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, रोलैक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोलैक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलैक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलैक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, 2 और 3, 1, 2, 3। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव का अध्ययन
तथा उसे समाप्त करने के लिए 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी और इसी की सिफारिश पर रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था। इसके तहत मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार था और इस व्यक्ति को कोई अपील करने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण गठन किया गया और 1927-28 में इसका व्यापक विरोध हुआ, जबकि रॉलेट सत्याग्रह की घटना 1919 की